तो आज हम बात करेंगे टेट के इंग्लिश पोर्शन की, स्पेशली पेपर 2 में जो पोर्शन है उस पर हम बात करेंगे आज। मैं पहले शाहिद भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, आप लोगों के साथ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने का, और इंग्लिश का जो हिस्सा है उसको अच्छी तरीके से कैसे हल किया जाए इस पे बात करने का। तो शाहिद भाई शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अभी शाहिद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जी। तो आपकी अगर कुछ सवालात हों तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है ना चैट बॉक्स में टाइप करते रहें ताकि शाहिद भाई भी उसको देखते रहें, और हो सके तो अगर मौका मिले तो मैं ना आपके तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। तो जी, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपके टेट एग्ज़ाम में इंग्लिश के कितने सवालात होते हैं? 30 क्वेश्चन। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब आप ये बताइए कि इन 30 सवालात के लिए टेट की जानिब से किस सिलेबस क्या डिफाइन किया गया है? क्या कुछ टॉपिक्स डिफाइन 24 marks for content and 6 marks for methodology sir। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो 30 सवालात जो पेपर में आते हैं वो किस सिलेबस से आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं, इसका आपको अंदाजा है? ग्रामर सर इसके लिए एप्टीट्यूड भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि नॉलेज है ना उसमें, इसलिए। सर इंग्लिश के फर्स्ट टू 10th क्लास में कि ग्रामर में से आएगा शायद सर टॉपिक्स कंटेंट में टॉपिक्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, टाइप्स ऑफ सेट प्रोग्रामर करें sentences। अच्छा ठीक है। एरर। अच्छा मैं आपको अभी देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो कॉम्पिटिटिव नेचर का हो या नॉन कॉम्पिटिटिव नेचर का हो, आपको सवालात सिलेबस से पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम के लिए सिलेबस डिफ़ाइन होता है। टेट के लिए भी सिलेबस डिफ़ाइन है। अगर आपको देखने का अगर चांस नहीं मिला है तो कोई मसला नहीं है, अभी भी हम प्रिपरेशन के स्टेज में हैं। ये बेहतर रहेगा कि हम एक नज़र उसको देख लें। मैं अभी आपसे है ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आपको दिखाई देगा अभी। क्या आप देख पा रहे हैं? यस सर। यस। तो इसमें देखिए तकरीबन 20 टॉपिक्स हैं जिसमें से है ना सवालात आते हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, वॉइसेस हैं, प्रीपोजिशन आर्टिकल्स हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हैं, क्लॉजेस, वर्ब्स, राइट, एंड कंजंक्शन। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम लोग है ना स्कूल लेवल पर पढ़ते हुए आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे जिसका ये वीडियो का ऑडियो है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, प्लीज़ आप है ना म्यूट कर लीजिए। ठीक, चलिए मैं खुद ही म्यूट कर दूँगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जो टॉपिक्स है जैसे कॉम्प्रहेंशन है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों का लेवल जो है, एकेडमिक लेवल जो है वो 10th एंड बिलो का है। आप चाहे जिससे बखूबी वाकिफ हैं कि 10th और बिलो के लेवल के टॉपिक्स हैं। अब इसमें कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ चुके हैं, स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में शायद ये मुमकिन नहीं है कि हम ये पूरे 20 टॉपिक्स कवर कर पाएँ, लेकिन जितना भी वक्त मुयस्सर है उसमें कुछ मुफीद बातें आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ कि आपके जहन में ये 20 डिफरेंट टॉपिक्स से सवाल आएंगे, ये क्लियर होना चाहिए, राइट। और अगर आप आज की डेट से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या आप पहले कर चुके हैं, डजेंट मैटर, अगर आज की डेट से आप स्टार्ट करते हैं तो आपको है ना शुरू से जाना चाहिए।
रैंडमली पढ़ने के बजाय आपको वन टॉपिक एट ए टाइम पढ़ना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे आसान टॉपिक जो इन 20 टॉपिक्स में से है वो आर्टिकल्स है, राइट, प्रीपोजिशंस है, ये सबसे आसान चीज़ें हैं, और वर्ब से रिलेटेड है, ये सबसे आसान चीज़ें हैं। ये चीज़ें आप अपने आप में अपने तौर पर पढ़ सकते हैं बगैर किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बगैर बाहरी किसी मदद के, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप एक ही किताब में पढ़ना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में एक बहुत ही स्टैंडर्ड किताब अवेलेबल भी है और पढ़ाई जाती भी है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हो या तेलुगु या उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए हो। वो किताब है रेनन मार्टिन्स की ना, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के नाम से। आप शायद आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, आपने सुना है जनाब? जी हाँ सर, है हमारे पास। हाँ, तो मेरा ये मशवरा है कि आप वक्त निकाल के उसको एक बार, कम से कम सरसरी तौर पर ही सही, एक बार उसको आप ना देख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो पेडागोजी में आई, देखिए 6 मार्क्स के लिए हैं, इसमें एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग वगैरह वगैरह। अगर आप लोगों ने डीएड या बीएड किया हुआ है तो मैं समझता हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो आपको इस इल्म होगा। अगर बहुत इन डेप्थ नहीं मालूम हो तब भी कम से कम बेसिक लेवल की चीज़ें तो पता होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज के रिलेटेड हैं, टीचिंग इंग्लिश से रिलेटेड हैं, राइट, अप्रोचेस मेथड्स एंड टेक्निक से रिलेटेड हैं। ये सब चीज़ें हैं ना, आपको बीएड में या डीएड में ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी होंगी, लेकिन चूंकि अब एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करने बैठे हैं तो आपको एक मरतबा आपके खुद के नोट्स को थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए, या आपकी है ना वो बीएड की जो बुक है जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको एक बार देख लेना चाहिए ना। इसके बाद ये तो खैर आपके पढ़ने की चीज़ें हैं, आपको बैठकर आराम से पढ़ने की चीज़ें हैं। इसके आगे की जो चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चन पेपर है आपके हाथ में, तो अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को हल करना चाहते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना प्रिपरेशन किया है, कोई ऐसे होंगे जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई ऐसे होंगे जो 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ऐसे भी होंगे जो 1-1.5 महीना प्रिपरेशन कर पाएंगे। जैसे मैं नेट के लिए एग्ज़ाम, नेट की प्रिपरेशन कर रहा था, नेट जो यूजीसी से की तरफ से हमें कंडक्ट किया जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से, तो ये प्रोफेसरशिप के लिए लाजमी क्या बोलेंगे टेस्ट, लाजमी एग्ज़ाम है। अगर आप ये क्वालिफाई करेंगे तभी जाके आप है ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो मैंने जब इसकी प्रिपरेशन शुरू की तो मुझे सिर्फ 1.5 महीना मेरे पास था, तो उस 1.5 महीने की प्रिपरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रिपरेशन भी की और मैं जनरल कैटेगरी में फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब भी हो गया। तो जी, तो मैं ये जिक्र जब निकला तो शायद को लेके फसी भाई आप क्यों नहीं उनको है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से, यानी इंटेलिजेंट और स्मार्ट तरीके से कैसे अटेम्प्ट किया जाए, इसकी भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आप शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आपको है ना प्रैक्टिकली एक सैम्पल पेपर जो प्रीवियस ईयर्स में दिया गया था टेट का, वो सामने रख के आपको प्रैक्टिकली कैसे उसको है ना हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हुए उसको हल कर पाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं समझता हूँ ये ऐसी चीज़ है, ये आप खुद से शायद है ना आइडेंटिफाई ना कर पाएँ या आपकी तवज्जो उस तरफ ना जाए, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है, टाइम कम होता है, तो आदमी जो सामने आए वो पढ़ने की जल्दी में होता है और उसको ऐसा लगता है कि हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट ही लगती है, तो उस जल्दबाजी में, उस टाइम की किल्लत में शायद आपकी तवज्जो उस बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ ना जाए, जिसके इस्तेमाल करते हुए आप है ना हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में तब्दील कर सकते हैं। आपकी कामयाबी को है ना आप यकीनी बनाने की तरफ लेके जा सकते हैं।
आप है ना उस कंपटीशन में ऊपर आने की तरफ है ना अपने आप को राइट ओरिएंट कर ले सकते हैं, उसकी आपकी सिमत है ना बराबर, आप रुख आपका बराबर है ना कर ले सकते हैं। तो वो क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको है ना अब इस सिलेबस के बाद वो बताऊंगा, और एक एक करके हम लोग है ना उसको है ना सवाल को हल करते हुए उसको इस्तेमाल करें। आप रेडी हैं मेरे साथ? जी सर Yes, बिल्कुल। sir. यस सर। यस सर। अच्छा, मैं जी सर रेडी। जी हाँ, इससे पहले कि मैं है ना उस क्वेश्चन पेपर पे जाऊं और आपको बताऊं कि कैसे अगर मुझे हल करना होता तो मैं कैसे करता, ठीक है? तो वो उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, sir. अच्छा, जी सर। क्या जी मैं सर। बहुत तेज बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ जी प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात तो अब चलिए अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर है जी हाँ, तो आपको अब उम्मीद है क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा होगा। थोड़ा जूम होता तो अच्छा होता था सर। तो मैं zoom करने की कोशिश कर रहा हूँ। जूम फ्रॉम योर स्क्रीन। अब बराबर है? हाँ, थैंक यू सर। अच्छा, जी सर नजर आ रहा। हाँ, जी तो सर। अगर हम लास्ट प्रीवियस ईयर का पेपर अगर सामने रखते हैं तो पेपर से रिलेटेड मैं एक आपको और चीज़ बताऊंगा, वो ये है कि हर पेपर बनाने वाले को एक स्ट्रक्चर दिया जाता है पेपर का। यानी मिसाल के तौर पर आपका अगर पेपर है तो इसमें 150 मार्क्स का पेपर है, तो 150 मार्क्स के पेपर में डिफरेंट सेक्शंस है और ईच सेक्शन हैज़ 30 मार्क्स, राइट? जी तो उसमें जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसके भी 30 मार्क्स हैं जैसे दूसरे सेक्शन के हैं, और वो अगर लास्ट ईयर का पेपर सामने रखें तो वो सवाल नंबर 60 से स्टार्ट हो रहा है। क्या हाल है? हाँ? खाना खा के सो जाओ। आप प्लीज़ अपने माइक को म्यूट रखिए ताकि हमारी कम्युनिकेशन आसान हो, किसी किस्म की है ना उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 61, आप देख पा रहे हैं इसे? जी सर। Yes, sir. यस सर, यस सर। जी सर। जी, तो अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करें जो सिलेबस हमारा था जिसमें 20 टॉपिक किए गए हैं, उसमें से एक टॉपिक है ना वोकैबुलरी से रिलेटेड भी है, राइट? तो वोकैबुलरी से अगर रिलेटेड ना भी हो तो वोकैबुलरी पार्ट एंड पार्सल होती है किसी भी लैंग्वेज की। जब तक आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ना हो आप जुमले बना नहीं पाएंगे, और आप जुमले नहीं बना पाएंगे तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो रिटर्न में हो या ओरल हो। तो अल्फाज का ज़ख़ीरा तो होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस तो हमारे पास अल्फाज के होने चाहिए। अगर हम अंग्रेज़ी पढ़ाना चाहते हैं या अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमको एक लेवल की वोकैबुलरी हमारे पास होनी चाहिए। 2 रुपए नहीं है मेरे पास। जी, मैं नहीं है। आ जाता है। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप है ना म्यूट रखिए अपने माइक्स को, वरना मुझे बहुत मुश्किल पेश आएगी आपसे के साथ कम्युनिकेट करने में। हाँ, तो अब सवाल हमारा जो है अब ये पहला सवाल जो है, शी बिकेम फ्लैबी ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर चूँकि आप पीएचडी लेवल पे पढ़े हुए हैं, आप एडिटर हैं, राइट, और आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, आपने टॉप किया है, तो आपके लिए तो ये सवाल मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल, ये मुश्किल नहीं है मेरे लिए। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं मालूम, राइट, इस वर्ड का मतलब अगर मुझे नहीं मालूम है तो क्या मैं इस सवाल को हल कर पाऊंगा? ये बता सकता है? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं है ना।
तो जी हाँ सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई सवाल में तो आप उसका जवाब दे नहीं पाएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको सवाल में ये पर्टिकुलर वर्ड अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तब भी आपके पास 50% चांस है कि आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? Yes, sir. जी सर, जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर भी आप 50% कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे बताऊंगा कि ये कैसे कर सकते हैं। ये है मेरी ट्रिक, ये जो बेस्ट प्रैक्टिस में जिसको मैं जिक्र कर रहा था। आप ज़रा प्लीज़ म्यूट रखिए आपके माइक्स को, मैं बार बार आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ, प्लीज़ म्यूट रखिए, मेरे को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इधर। पता नहीं कौन है, इसका वो फोन है, मगर डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। सर आपका वीडियो स्पॉटलाइट पे रखिए ना सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं चल रही मेरी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और जो बात कर रहे हैं उनका ही आ रहा है सर। हाँ तो सर बहुत डिस्टरबेंस है। मैं अगर ऐसा डिस्टर्ब करते रहेंगे तो मैं उनको अनफॉर्चुनेटली मुझे निकाल देना पड़ेगा इसमें से, मुझे। ओके चलिए, तो अब आवाज़ कम हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर मुझे ये वर्ड पता नहीं है फ्लैबी जो इस जुमले में दिया गया है, तो उसके बावजूद भी मैं 50% राइट इस आंसर को कर सकता हूँ। वो कैसे है? अब आप पढ़िए इसको। शी बिकेम फ्लैबी ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। अच्छा, ये लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज आपकी समझ में आ रहा है? जी सर। बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत है ना। आज के ज़माने में तो हेल्थ कॉन्शियस हर कोई है, तो फिजिकल एक्टिविटी की अहमियत का सबको अंदाज़ा है। और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज से जो होने वाला है, राइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है? आपकी हेल्थ खराब हो सकती है ना? Yes, sir. आपके पास मोटापा आ सकता है, आपके पास मोटापा आ सकता है, आप जो है ना, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप वैसा मत जाइए, आप जंप मत कीजिए। मैं जो आपको जिस प्रोसेस से लेके जा रहा हूँ वो प्रोसेस फॉलो कीजिए। किसी भी क्वेश्चन को जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसके बावजूद भी आप राइट आंसर देने के काबिल हो सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप इस जुमले में आपको ये वर्ड समझ में नहीं आया, इसलिए आपको ऐसा ना हो कि आप उसको अटेम्प्ट ना कर पाएँ या बहुत ही वाइल्ड गेस मार के चले जाएं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप इंटेलिजेंट गेस मारिए। इंटेलिजेंट गेस कैसा करते हैं? यही है। आपको फ्लैबी नहीं समझ में आया, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? लैक ऑफ फिजिकल जी हाँ। एक्टिविटी। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जी हाँ। से आपको ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन का ताल्लुक है ना कहीं उस हेल्थ डोमेन से है, राइट है ना? जी हेल्थ सर। डोमेन से है, नहीं है? तो हेल्थ जी हाँ डोमेन सर। से है, तो आप नीचे आके 4 ऑप्शन देखिए। लैकिंग वाइटैलिटी, सैड और ग्लूमी, बिल्कुल है डिप्रेस्ड, सर। परसुएसिव एंड कन्विंसिंग है। तो ये परसुएसिव एंड कन्विंसिंग है ना, आप कभी भी है ना हेल्थ से रिलेटेड डिस्कशन में नहीं सुनेंगे। Yes, sir. तो इसका मतलब ये ऑड वन पहले आउट हो चुका है। हो गया? यस सर। तो अब बचे 3। अब ये 3 में से एक आपको गेस करना है। तो 3 में से एक क्या गेस करना है? नंबर 1 सर। देखिए, फिर जंप कर रहे कोई, मैं आपको जंप करने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पर। स्किप हो जाता सर उसमें से। हाँ, आप ये सीखिए कि इंटेलिजेंटली आप है ना कैसे ऑड वंस को एलिमिनेट करके राइट आंसर के करीब पहुंच पाएंगे। जिसको आंसर मालूम है वो तो 1 वर्ड में देके निकल जा सकता है। सवाल ये है कि जिसको नहीं मालूम है उसके बावजूद में कैसा करेक्ट कर पाएगा। इसीलिए मैं आपके पास मौजूद हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ। अदरवाइज तो आपको इस सेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो Sir, here sad or gloaming and depressed are both are same. नहीं, मुझे आप थोड़ा सा बोलने दीजिए मेहरबानी करके। हाँ, तो हम लोग एक एलिमिनेट कर चुके हैं। Yes, sir. ये क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहे हैं कि यही जो प्रिंसिपल है, यही जो प्रोसेस है एलिमिनेशन का, वो हर क्वेश्चन पे काम आएगा आपको, हर डिफिकल्ट क्वेश्चन में काम आएगा। तो पहले हम क्वेश्चन में से जो पार्ट को समझ पाए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए एक इसको हम आउट ऑफ वन को आउट कर चुके हैं। तो 3 बच गए हमारे पास, राइट? जी हाँ, अब आप देखिए फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बोल रहे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बोल रहे हैं। आप अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं तो आप सोचिए क्या होगा आपके साथ। Health.
सबसे इजी गेस ये है कि आप मोटापा आपके पास आ जाएगा, सबसे आसान गेस। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं एवरीडे लाइफ में तो आपके पास फैट एक्यूमुलेट होना शुरू होगा और आप मोटे हो जाएंगे, मोटापा आपके पास आ जाएगा। ये आपको समझ में आएगा ना आसानी से? जी हाँ। तो मोटापा आ जाने का मतलब है या तो वो फैटी हो गई है या तो वो कमजोर हो गई, राइट? क्यों? यस सर। क्योंकि बाकी जो दूसरे ऑप्शन है, मिसाल के तौर पर सैड एंड ग्लूमी है, डिप्रेस्ड है, ये दो चीजें हैं ना, ये सेहतमंद आदमी के साथ भी हो सकते हैं और कमजोर आदमी के साथ भी हो सकते हैं। आप सेहतमंद है, अगर आपको किसी ने आपका दिल दुखा दिया तो आप सैड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? आप अच्छे आदमी है लेकिन कोई आपसे है ना, आप सेहतमंद आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकली, और आप है ना, या फिजिकल एक्टिविटी की बात चल रही है, ये डिप्रेशन और सैड जो है ये मेंटल इश्यूज है। तो अगर आप फिजिकली अच्छे हैं लेकिन किसी ने आपका है ना, आपके साथ ऐसी गुफ्तगू कर दी या आपके साथ ऐसा मामला कर दिया कि आप है ना उसके बारे में सोच सोच के आप डिप्रेशन में चले गए। ये फिजिकली फिट वाले आदमी के साथ भी पॉसिबल है, ये दो ऑप्शन। तो जो बच जाता है वो कौन सा है? लैकिंग वाइटैलिटी। अगर आपको वाइटैलिटी नहीं भी पता है तो लैकिंग क्या है इसका? यहाँ पर फ्लो मिल जाता, यानी ये चीज आपके पास खत्म हो जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से कुछ और चीज की कमी हो जा रही है, राइट? तो आप है ना इस पे आंसर देके आगे बढ़ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम वाइटैलिटी का मतलब क्या है, मुझे नहीं मालूम फ्लैपी का मतलब क्या है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में से क्लू निकाल के फर्स्ट ऑब्वियस ऑड वन को आउट कर दिया। उसके बाद जो पॉसिबली ऑड वन है, ये दो सिमिलर है इन द मीनिंग, करीब दोनों रिश्तेदार हैं और इनका ताल्लुक है ना मेंटल हेल्थ से है, फिजिकल हेल्थ से नहीं। तो ये दो को हम फिर नेक्स्ट लेवल पे आउट कर दिए, तो हमारे पास जो आंसर बच गया वो ये है। तो जो टफ से टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसको भी आप है ना इस तरीके से, इस प्रोसेस से एलिमिनेट करके आप आंसर दे सकते हैं। क्योंकि अभी भी अगर आप आज के बाद से आपको जब भी टफ क्वेश्चन आए तो आप ये मत समझिए कि यू कैन नॉट आंसर इट, डेफिनेटली यू कैन आंसर इट। अगर आप बहुत से बहुत रॉन्ग भी करेंगे तो 50% रॉन्ग और 50% राइट करके आ सकते हैं, ठीक? गॉट इट? यस सर। हाँ, अब हम लोग जाते हैं, अब हम लोग जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। Now he became the pioneer of India's software industry. The word pioneer in the above sentence means software industry, India software industry. Okay. Now somebody is becoming pioneer, right? Like somebody becoming hero, somebody becoming villain, somebody becoming XYZ. So पायनियर ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, लफ्ज से पायनियर इसमें समझ भी नहीं आ रहा। बिकमिंग डैश ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ऐसा पढ़ लीजिए आप, राइट? सो क्या बना हमने? हाँ, अब अपन क्या करेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे। A person who is the first to develop a particular area of knowledge, a person who lost his life for knowledge, a person who got a job in software industry, a person who bought software from a company. अब हमको मालूम है सॉफ्टवेयर खरीद लेने से तो पायनियर नहीं बनता, राइट? सब्सक्राइबर बन सकता। सब्सक्रिप्शन का मॉडल है ना हमारे पास, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, सब्सक्राइबर बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं, व्हाटएवर। पायनियर तो नहीं इस्तेमाल हुआ अभी तक, हुआ क्या? सॉफ्टवेयर आप खरीदे होंगे ना बहुत सारे ऐप, नहीं सर। तो इसका मतलब ये लास्ट वाला अपन ऑड वन कर सकते हैं आउट, है ना? जी सर, बिल्कुल। देखते लग रहा है इन्हें जमरा नहीं, इसमें से हटा दिया उसको। अब उसके ऊपर वाला है ए पर्सन हु गॉट ए जॉब इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अगर कोई किसी को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब मिल रही है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? आईटी प्रोफेशनल बोलते हैं, राइट? सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं ना? यस सर। लेकिन पायनियर बोल के हमारे खानदान में, हमारे दोस्तों में, हमारी जिंदगी में कभी नहीं सुने किसी सॉफ्टवेयर पे जॉब करने वाले, सुने क्या? यस सर। तो इसको भी हटा सकते हैं? नो सर, नहीं सुने। यस सर। हाँ, तो दो अपने आउट हो गए, ऑड वन दो आउट कर दिया अपन, तो बचे हुए दो है, राइट? Now, a person who lost his life for knowledge, अगर कोई अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया
इल्म के वास्ते, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? शहीद बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोले तो मार्टियर बोलते हैं, राइट? यस सर। Yes, sir. तो हम लोग मार्टियर के साथ कभी पायनियर नहीं सुने क्या? No, sir. नहीं नो। सर, हाँ, तो इन्हें भी आउट हो रहा, Yes, sir. Out हो गया. यस सर। बचला कौन? फर्स्ट वाला। तो फिर एक बार पढ़ लेना अपने पर्सन First one. फर्स्ट टू डेवलप पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज। यस, दिस इज द आंसर। आपको पायनियर नहीं मालूम था, लेकिन आप राइट आंसर देके निकल रहे हैं यहाँ से। जी सर, बिल्कुल। अगर आपको पायनियर मालूम होता तो आप फर्स्ट वाले को टिक कर लेके निकल जाते। तो फर्क क्या है? बिल्कुल देखिए, उन्हें जितना इंटेलिजेंट है आप भी उतने इंटेलिजेंट है। उन्हें राइट आंसर मालूम रख के राइट आंसर देके जा रहा है, आप राइट आंसर नहीं मालूम रख के भी राइट आंसर देके जा रहे हैं। यस सर। फर्क क्या है? आप कैसा उसको देखते हैं, आप कैसा उस क्वेश्चन को है ना अटेम्प्ट करते हैं, उस पर मैटर करता है। तो हम दो क्वेश्चन में मैं आपको क्लियरली प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूं कि आप कैसा आंसर नहीं मालूम रहने के बावजूद भी सही आंसर दे सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जी सर, उम्मीद है आपको ये मेथड पसंद आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, यस बिल्कुल। सर। Yes, sir. हाँ, नाउ ये बहुत हेल्पफुल है। जी जी, अब आप आ जाइए अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। चूज द वर्ड दैट डजंट हैव ए सफिक्स। अब आपने कभी सुना है सफिक्स के बारे में? Yes, सफिक्स या sir. प्रीफिक्स के बारे में? यस बट डोंट रिमेम्बर दैट। बाद लगाए जाने वाला. लाहिका। पहले लगाए जाने वाले को प्रीफिक्स बोलते हैं, Prefix. बाद में लगाए जाने वाले को सफिक्स बोलते हैं। Suffix. अब जिसको Suffix. ये जी जिसको अब ये सफिक्स और प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट मालूम है, उनके लिए 50% आंसर मिल जाता। लेकिन समझिए, आप ना सफिक्स जानते हैं ना प्रीफिक्स जानते हैं, क्या फिर भी आप जी इसको हाँ सर। आंसर दे सकते हैं? क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? नहीं सर। कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपकी जगह मैं हूं तो मैं करके जाऊंगा इसको, समझा? नहीं, यही वजह है कि शाहिद भाई ने मुझे कहा था कि आप एक सेशन लीजिए, और मैं समझता हूँ उन्होंने कहा कि ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना अपने लिहाज से इसको इंटरेस्टिंग बनाऊँ। तो आने के बाद कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आने के बाद भी करके निकलना वो बड़ी बात है नहीं है? बड़ी बात है। बिल्कुल। चलिए, अब जो मेहरबान लोग यहाँ पर हैं, जो है ना सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं, क्या ये बता सकते हैं इसमें से आंसर क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। ओके, वेरी गुड। दोनों ने भी रॉन्ग जवाब दिया है, बहुत अच्छे। ठीक है, कोई और है जो डेयर डेविल जो कोशिश करे कि राइट? कंडक्ट सर, कंडक्ट सर। अच्छा, अब ये जो लोग कंडक्ट बोल रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि हाउ यू रीच टू दैट कंक्लूजन? सर सफिक्स अभी आप बोले थे कि मतलब जुमले से पहले लगाया जाता है, तो उसके तहत कंडक्ट कोई भी चीज को मतलब जैसा कि एग्जाम्स कंडक्ट करना है, कंडक्ट टू बी एग्जाम बोल के देता, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। Official. एक्सक्यूज मी, मैंने ना सफिक्स का डेफिनेशन दिया है ना प्रीफिक्स का डेफिनेशन दिया है। आपके पास अवेलेबल डेफिनेशन इस्तेमाल करके मुझे बता रहे हैं। मैं भी डिफाइन नहीं किया, ना सफिक्स डिफाइन किया ना प्रीफिक्स डिफाइन किया। Official. हाँ, आई थिंक ऑफिशियल। नहीं, आई थिंक मैं देखिए, हम यहाँ पर राइट आंसर क्या है जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउ वी रीच टू दैट राइट आंसर, हम कैसा उस राइट आंसर पर पहुँचे ये जानना जरूरी है। आप बताइए ना। अब एक वर्ड है ना सर, उसके बाद official लगा दिए। सर ये इसमें सफिक्स कोसा नहीं है बल्कि पूछ रहा सर वर्ड, जी, तो उसका आंसर कंडक्टर आता सर। कंडक्टर के बाद ओ आर आता सर, ओ आर को एज ए सफिक्स यूज कर सकते हैं ना। कंडक्टर, कंडक्ट में सफिक्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कोई और ट्राई करेगा? हमारे पॉइंट, हम जहाँ तक क्वेश्चन समझे हैं उसका मतलब ये है कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके साथ हम सफिक्स जोड़ नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे ये कंडक्ट है, कंडक्ट के साथ अगर हम ओ लगा देंगे तो उसको कंडक्टर हो जाएगा, सो इट हैज अ सफिक्स, सो आई थिंक वी शुड रिजेक्ट इट। देन ऑफिशियल, ऑफिशियल विल नॉट हैव एनी सफिक्स, so the answer may be official. ओके,
खैर बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, लेकिन मैं अगर इसको हल करूंगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। जी सर। अब मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से यानी सफिक्स के कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं हूँ या मैंने कभी इसको सुना नहीं है, उसके बावजूद भी अगर मुझे करना है इस सवाल को तो मैं कैसे करूँगा? पहले मैं ये देखूंगा जी कि इसमें से सबसे अलग कौन लग रहा है। 4 देखिए इसमें ऑफिशियल प्रपोजल दो करीब करीब सेम दिख रहे हैं आपको। यस सर। ये प्लीज आप दूसरे लोग जो इस्तेमाल बोल नहीं रहे हैं प्लीज वो म्यूट रखें अपनी माइक। या तो अब अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें आप देखेंगे तो आपको दो सिमिलर कौन से दिख रहे हैं इसमें? ऑफिशियल प्रपोजल दो दिख रहे हैं ना? जी सर। हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों को अपन थोड़ा बाजुक रखेंगे, थोड़ा बाजुक रखेंगे, राइट? मतलब पूरा निकालेंगे नहीं इसको, थोड़ा सा साइड में रखेंगे बाजू, ताकि आप फिर सोचेंगे कि बाकी दो जो बचे हैं उसमें से दो सिमिलर है क्या? वो नहीं है, तो वो दो में से कोई ऐसा है जो थर्ड वाले से मिलता जुलता हो सकता हो। आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, समझ में आ रहा मुझे। ऑफिस से ऑफिशियल है, प्रपोज से प्रपोजल है, आइडेंटिटी से आइडेंटिफिकेशन है, राइट? आइडेंटिटी से आइडेंटिफिकेशन। मगर कंडक्ट के साथ कुछ नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है ये बाकी जो तीन है वो मिलते जुलते हैं समहाउ, कहीं ना कहीं, राइट? यस सर। तो कंडक्ट एक ऐसा दिख रहा जिसको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जैसा इनके साथ में। थोड़ा दिमाग लगाए तो जी एक 10 सेकंड पे अगर आप दिमाग लगाए ना तो आपको क्लिक होता, ये थोड़ा ऑड वन दिख रहा बनके। तो मैं क्या करूंगा, आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सफिक्स, नाउ आई एम गोइंग विद कंडक्ट एज माय ऑप्शन। जी सर, समझ में आ गया? जी सर। मैं कुछ भी नहीं करा, पहले दो को निकाल लिया, ऑफिशियल प्रपोजल थोड़ा मिलते जुलते अल अल्लाह के, उर्दू वाला अल नहीं, अरबिक वाला, इंग्लिश में जो आखिरी में लगा वो वाला, ठीक है। तो दो को बाजू कर रखे अपन, अभी एलिमिनेट नहीं करे थे अपने को, फिर दो में सोचे तो दो तो फिर सेम नहीं दिख रहे, कंडक्ट और आइडेंटिफिकेशन सेम नहीं दिख रहे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन जो है वो बाकी दो से मिलता जुलता हुआ दिख रहा, ऑफिशियल और प्रपोजल से, इन द सेंस के इसमें ऑफिस से ऑफिशियल बना, प्रपोज से प्रपोजल बना, आइडेंटिटी से आइडेंटिफिकेशन बना, लेकिन जो कंडक्ट है वो कंडक्टिच है, राइट? यस सर। कंडक्टर नहीं बना, कंडक्टेड नहीं बना, सर देन ऑप्शन इज कंडक्ट। हाँ, तो हम लोग ऑप्शन जो चूज करें वो कंडक्ट करें। अब हम लोगों को सफिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जी सर, प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या होता है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऑफिस है ना, ऑफिस रूट वर्ड है, राइट? राइट। तो हम लेक्सिम भी बोलते हैं, लेक्सिम है। तो